लास्ट क्लास में अभी तक बात की कि जीएसटी लेवी होगा सप्लाई पर, ठीक है, और सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए या सर्विसेज की होनी चाहिए या दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप देखिए, हमने पहले पैरामीटर के ऊपर बात की, हमने दूसरे पैरामीटर के ऊपर बात की कि हमारी सप्लाई के अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए, कंसीडरेशन चाहिए, राइट। चाहे ये कंसीडरेशन हो मॉनेटरी तो भी चलेगा, ये नॉन मॉनेटरी हो तो भी चलेगा, लेकिन कंसीडरेशन तो चाहिए। तीसरी बात हमने की कि वॉट एवर सप्लाई वी आर मेकिंग, ये जो सप्लाई है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, ठीक है। यानी या तो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के दौरान हो, चाहे वन टाइम एक्टिविटी हो चाहे रिकरिंग एक्टिविटी हो, आप रोज करें, एक बार करें, अगर आप किसी भी इनकम को अपने बिजनेस में अकाउंट फॉर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो इनकम इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपके लिए है, ठीक है। चौथे पैरामीटर के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ठीक है, पहले हम चौथे पैरामीटर के ऊपर बात कर लेते हैं। चौथा पैरामीटर है हमारा सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। और सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए, बाय टैक्सेबल पर्सन, और किसको होनी चाहिए, टू अ टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन। या तो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई हो, मतलब टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है और नॉन टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है। ये हमारा चौथा पैरामीटर है, ठीक है। तो चलिए इस चौथे पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। और इस चौथे पैरामीटर में हम देखिए टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन करते हैं। और टैक्सेबल पर्सन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जीएसटी लॉ ये कहता है कि टैक्सेबल पर्सन का मतलब पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी गवर्नमेंट ने डाली हुई है वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा, ठीक है। यानी आप चाहे या ना चाहे, अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्सेबल पर्सन की उपाधि दे दी तो इसका मतलब यू आर दी पर्सन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। यानी और अगर जीएसटी का पेमेंट नहीं हुआ तो जेल किसको जाना है, सजा किसको मिलेगी, फांसी किसको मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, फांसी नहीं मिलेगी, मतलब जेल जाने तक ही बस हो जाएगा, है ना। फांसी वासी का प्रोविजन नहीं है, जेल जाना पड़ सकता है। तो पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, इट इज अ टैक्सेबल पर्सन। ये नोट करिए आप, ये दो एक लाइन नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? एक सेपरेट नोटबुक बना के रखेंगे और उसमें ना नोट करते जाएंगे जैसे जैसे जो जो चीजें हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली बात लिखिए, टैक्सेबल पर्सन वो जिसको कि जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, जिसका कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी में
हो चुका है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये क्या मतलब है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसका मतलब जीएसटी लॉ से आपको जान पहचान करनी है। जीएसटी लॉ से आपको जान पहचान करनी है। जीएसटी लॉ से आपको जान पहचान करनी है, यानी एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि है ना, आप बहुत सारा कुछ कमाते हैं, 2 नंबर में माल बेचते हैं, 2 नंबर में खरीदते हैं। जब तक आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और आपकी शिकायत कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना कर दे, कोई रेड वेड ना पड़ जाए, तब तक बचे हुए हैं, बढ़िया है, गवर्नमेंट आपको नहीं जानती। लेकिन अगर एक बार आपने परमानेंट अकाउंट नंबर गवर्नमेंट से ले लिया, तो इसका मतलब क्या, आप गवर्नमेंट के राडार पे हैं। राडार पे हैं यानी आप कुछ भी करेंगे, अगर बैंक में भी जाके 50,000 से ज्यादा का पैसा जमा कराएंगे तो आपसे वो पैन नंबर मांगेंगे। इसी तरीके से जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसकी जीएसटी डिपार्टमेंट वालों से जान पहचान हो गई, वो जीएसटी लॉ के राडार पे आ जाता है, गवर्नमेंट उसको जानने लग जाती है। और अगर एक बार आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो गवर्नमेंट आपको कौन सी उपाधि देगी, टैक्सेबल पर्सन की। यू विल बी कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल पर्सन, आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, और जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, टैक्सेबल पर्सन। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन ले लिया तो टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे, आप चाहो या ना चाहो। और अगर एक बार आप टैक्सेबल पर्सन बन गए तो फिर आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको कि गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी अगर टैक्सेबल पर्सन ने कोई सप्लाई करी और सप्लाई के साथ 5 पैरामीटर पूरे हो गए, ठीक है, तो फिर जीएसटी लायबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी लॉ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं। एक होगा हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होगा हमारा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब चाहो या ना चाहो, चाहो या ना चाहो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ। लेकिन चाहे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो, एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया तो चूहा फंस गया पिंजरे में। ठीक है, एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते ही आप टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ठीक, अब जब हम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा टर्नओवर बेस्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 2 तरीके के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ में डिफाइन किए गए हैं। या तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी 2 तरीके के होंगे।
ठीक है, या तो टर्नओवर बेस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा या ट्रांजैक्शन बेस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। इतनी चीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, बैच ना इंटर के हिसाब से ही चलेगा। ठीक, तो वो स्लो मोशन में चले या फास्ट स्पीड तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया है। ठीक, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ। ठीक है, इतनी बात नोट करिए। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन, एक ये लाइन लिखिए, फिर इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, ये जो ऑरेंज में मैं लिख रही हूं ये भी साथ में लिखिए यहीं पे। टोटल काम धंधा, एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल्स टू पैन बेस्ड टर्नओवर, मतलब टोटल काम धंधा। ठीक है, देखिए, जब हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऊपर करूं बोलो, एक सेकंड, अभय, दिव्यांशु, नलिन, मनीष, जितना हमने अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कब होगा? टर्नओवर बेस, बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट शब्द याद आ रहा है क्या? हमने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? यस मैम। हाँ, जीएसटी काउंसिल, हमारे जीएसटी के जो फूफा जी हैं वो सलाह देते हैं कि थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ये थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है? ये मान के चलिए आपके टर्नओवर की एक लिमिट है। ठीक है, टर्नओवर की एक लिमिट है, ऐसे एक लाइन बनी हुई है टर्नओवर की, ये मान लीजिए ये टर्नओवर लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर इस लाइन से ऊपर चला गया, अगर आपका टर्नओवर इस लाइन से ऊपर चला गया तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, और कराने का कारण क्या था? क्योंकि आपका टर्नओवर इस लाइन से ऊपर चला गया, तो जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, यहां पे टैक्सेबल पर्सन बनने का कारण क्या है? आपका टर्नओवर लिमिट से ऊपर चला गया, और ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को जीएसटी के शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में क्या कहा जाता है? थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट है। ठीक है, कितनी लिमिट होगी, कैसे होगी, कब होगी, सलाह कौन देगा? जीएसटी काउंसिल। और नोटिफाई कौन करेगा?
गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। काउंसिल की सलाह पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, डिटेल में डिस्कस करूंगी बट अभी केवल एग्जांपल की बात करती हूँ। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि अगर पल्लव आपके बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया, आप गुड सप्लाई करते हैं, आपकी किराने की दुकान है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया तो पल्लव आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पल्लव का एग्रीगेट टर्नओवर देखा। ठीक है, लिमिट क्या मानी मैंने, 40 लाख, यानी ये 40 लाख क्या है, थ्रेशहोल्ड लिमिट है। काउंसिल ने सलाह दी और गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी। पहले ये लिमिट जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख हुआ करती थी, काउंसिल ने बोला नहीं नहीं इसे बढ़ा के 40 लाख करो। गवर्नमेंट को काउंसिल की सलाह पसंद आई और 20 लाख से लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी, 40 लाख। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड टर्नओवर है, इसके नीचे एक ऐसा एरो मार्क करें और इस तरीके से 2 लाइन बनाएं। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट है, ऊपर जाएंगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट में रहेंगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ ये थ्रेशहोल्ड लिमिट किसकी है, एग्रीगेट टर्नओवर की है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन बेस्ड टर्नओवर। मुझे बताइए आप इनकम टैक्स में कितने पैन ले सकते हैं, एक एंटिटी एक पैन, कंपनी का एक पैन, इंडिविजुअल का एक पैन, फर्म का एक पैन, एचयूएफ का एक पैन। उस एक परमानेंट अकाउंट नंबर में आप कितने बिजनेस कर सकते हैं, 1 2 3 4, अनलिमिटेड। बॉटल बेच सकते हैं, किराने की दुकान चला सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, स्टेशनरी चला सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन हो वो करिए। ठीक है, लेकिन जब मैं ये कहूंगी कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट देखनी है, इसका मतलब एक परमानेंट अकाउंट नंबर पर आप जितने बिजनेस करें, जितने काम करें, सबके टर्नओवर को टोटल कर लीजिए। ठीक है, उस सबके टर्नओवर को टोटल आप कर लेंगे तो उस टोटल को मैं क्या कहूंगी, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट के अंदर रहा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? दिव्यांशु? नो मैम, क्लियर है। नलिन? शिवम? नो मैम। ओके, क्लियर मैम। ठीक है, अवीश? गरिमा मैम, आपने आज, हाँ एक सेकंड में आती हूँ आपके डाउट पे। गरिमा, जो मैं पूछ रही हूँ मतलब सॉरी, जो मैंने बताया वो बात समझ में आया? हाँ मैम। ओके, अमन है क्लास में आज? हाँ अमन, हाँ जी मैम। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात समझ में आई? Actually, ma'am, I just joined 2 minutes before only. So. अच्छा, ठीक है। क्लास, एक कहावत होती है, जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये कहावत क्लासेस के लिए नहीं एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे जल्दी का काम अच्छे बच्चों वाला होता है, ऑन टाइम बिफोर टाइम। ओके अमन? हाँ जी मैम। हाँ, नहीं तो खोया पाया हो जाएगा सब। अच्छा, किसके फादर यहाँ पे जो फेस टू फेस बैठे, किसके फादर बिजनेस में है? ये देखो, गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, बस डिग्री और उसके बाद काम तैयार है। हाँ, तो सबके घर में, मतलब जिन फादर, सबके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है? सबके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। यानी आप अपने फादर से पूछिएगा कि अगर गुड सप्लाई, जैसे अंशुल से पूछिएगा, अंशुल आपको बताएंगे, बड़ी फेमस दुकान है इनकी, इनके शहर में, दूर दूर से सब जानते हैं इनकी दुकान को, तो इनसे पूछेगा, ये बताएंगे। और बाकायदा बिजनेस भी करते हैं, हाँ, पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं शॉप पे, तो बताएंगे इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर है। ठीक है, क्रॉस करता है, हाँ बहुत ही ऊपर है। नहीं, अभी हम लिमिट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे गुड्स के केस में 40 लाख है, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, तो लिमिट अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कंसेप्ट पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगेन वापस, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब
पैन बेस्ड टर्नओवर। एक पैन पे सारे टर्नओवर को टोटल कर लीजिए तो वो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। फिर उस एग्रीगेट टर्नओवर को किससे कंपेयर करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट से। थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं करवाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टर्नओवर बेस्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए, मैम एक डाउट था। हाँ पूछिए दिव्यांशु, यस पूछिए। मैम HUF है तो मैम उसके अंदर तो मैम उसमें मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स बहुत है मैम, उन सबके पास अपने अपने पैन कार्ड है, तो मैम वो सब मैम वो अपने पैन कार्ड HUF में यूज कर रहे हैं, मतलब मैम सब अपने उसी से ट्रांजेक्शन हो रही है, तो मैम उनका टर्नओवर तो मैम कभी एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे ना मैम एग्जैक्ट कि 40 लाख से ऊपर जा रहा है मैम, फिर उनसे उनको कैसे। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, ये आप सब इनकम टैक्स के ज्ञाता हो। HUF का और कर्ता का पैन सेम होता है क्या दिव्यांशु? Yes, आप ही का yes, सवाल, ma'am. आप ही से जवाब चाहिए मुझे। HUF का एंड कर्ता का पैन सेम होता है क्या? यस मैम, मैम पता नहीं पूरा मतलब। नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। HUF को अपना अलग परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होता है, कर्ता को अपना अलग पैन लेना होता है। से फॉर एग्जांपल आप सेम फैमिली मेंबर में हैं, लेकिन जब बिजनेस करने जाएंगे आपके फादर का परमानेंट अकाउंट नंबर अलग होगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग होगा। तो जब हम HUF के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो मान लीजिए आपके फादर की HUF है, उसमें 5 मेंबर हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग परमानेंट अकाउंट नंबर है और HUF का अलग है, यानी जैसे मान लीजिए HUF में 5 मेंबर हैं, तो कितने पैन होंगे, 6, HUF का एक और मेंबर्स का अलग अलग। नाउ दिव्यांशु, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहले मुझे ये जवाब दीजिए, किसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना चाहते हैं, HUF का, कर्ता का या बाकी मेंबर्स का? किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं? HUF का। तो HUF के नाम से जो जो बिजनेस होंगे उनका टर्नओवर एड ऑन होगा। ओके मैम, ठीक है, मतलब जीएसटी लॉ इनकम टैक्स लॉ को रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि हम पैन बेस्ड टर्नओवर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हर इंडिविजुअल कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो मैम कैसे पता लगेंगे मैम, वो बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी ना बनाते हैं सब मैम की 40 लाख का अपना उनको पता लगा लेंगे मैम। कोई मतलब कैश में ट्रांजैक्शन भी होती है नॉर्मली मैम, बैंक अकाउंट से तो कम करेंगे तो मैम 40 लाख का कैसे पता लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, जैसे अब अंशुल अपनी दुकान पे पर्चियां, पिंक पर्चियां फाड़ते रहते हैं पूरे दिन बैठे बैठे, ठीक है। अब इन्हें कैसे पता चले, फॉर एग्जाम्पल इन्हें कैसे पता चले कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फिर यही सवाल इनकम टैक्स लॉ में भी तो आप पूछते होंगे कि आप तो कमा कमा के अपने घर के लॉकर में रखे जा रहे हैं, फिर कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे को ITR भरनी है या मुझे इनकम टैक्स देना है? हम कमाते हैं, हमें पता होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली पता होगा। और अगर नहीं पता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है जब आपको कमाने की बुद्धि है ना, तो फिर ये भी आप सोच के रखिए कि मेरा टर्नओवर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जिम्मेदारी है आपकी, वो जिम्मेदारी, उसमें कोई माफी नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ पूछिए, और कुछ डाउट दिव्यांशु? यस मैम, समझ, एक सेकंड दिव्यांशु, समझ में आया? आप जो बात कर रहे थे उसको क्लैरिटी मिली? यस मैम। पैन बेस्ड टर्नओवर, पैन सबका अलग अलग होता है ना? हाँ शिवानी पूछिए। मैम मैं पूछ रही थी। अच्छा खुशबू पूछो। हाँ मैम, मैं कह रही थी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका और एक बिजनेसमैन का, दोनों का पैन अलग अलग होगा ना? हाँ बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। ओके मैम, ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मैम जीएसटी में पैन नंबर ही तो आता है, जीएसटी नंबर जो होता है। जीएसटी नंबर कब आते हैं? मैम जीएसटी नंबर जो होता है उसमें पैन नंबर ही तो लिखा हुआ होता है लास्ट में। हाँ हाँ, अभी हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस होता है, ये भी बात करेंगे हम, ठीक है, ये भी आएगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन। ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है? सीधे शब्दों में बात कहूं, जीएसटी लॉ कहता है कि अगर आपने कुछ ऐसे कारनामे किए। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ शिवानी पूछो, पूछिए शिवानी।
शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया शिवानी का। शिवानी पूछ लीजिएगा जब आप वापस कनेक्ट हो पाए। ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक सेक्शन लिख लीजिए। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो शिवानी, पूछिए शिवानी। मैम जो पैन होता है वो इंडिविजुअल को ही तो खाली मिलता है या फिर अदर फर्म के नाम से भी पैन बनते हैं? नहीं, वो ऐसा मान के देखो, एक बात बताओ मुझे, आपने इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है क्या? पर्सन की, शिवानी पढ़ी है पर्सन की डेफिनेशन? यस मैम। है ना? क्या लिखा है वहां पे? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, बहुत कुछ वहां सब बातें लिखी है। इनकम टैक्स लॉ हर को अलग आइडेंटिटी देता है, यानी अगर आप कंपनी के नाम से बिजनेस कर रहे हो ना तो पैन कंपनी को अलॉट होता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से बिजनेस कर रहे हो तो पैन पार्टनरशिप फर्म को अलॉट होता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से बिजनेस कर रहे हो तो पैन इंडिविजुअल को अलॉट होता है। ओके मैम, अब क्लियर है। हाँ, ये एक बहुत क्लैरिटी है दिमाग। पता ही नहीं था इसका, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी समझने में। मैम बट मैम एक डाउट है मैम, पार्टनरशिप में मैम जैसे प्रॉफिट हुआ मैम फिर वो पहले मैं एक मिनट, शिवानी अभी आपको ये बात समझ में आ गई ना कि पैन अलग अलग होते हैं सबके, फर्म का अलग होगा, पार्टनर का अलग होगा, HUF का अलग, कर्ता का अलग। यस मैम। हाँ ठीक है। अब मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे कोई पर्सन है और उसने 2 कंपनियां बनाई है, मतलब प्रमोट की है, मतलब हाँ, दोनों के पैन अलग अलग होंगे। ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव स्टोन, सबका पैन अलग अलग है। पुनीत सर का पैन अलग है, मेरा पैन अलग है, पुनीत सर की HUF का पैन अलग है, सबका पैन अलग अलग होता है। उसके पैन से वो बिजनेस करेंगे, उनके टर्नओवर उनके पैन के अकॉर्डिंग डिफाइंड होंगे। पैन के टर्नओवर को टोटल करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर के टर्नओवर को टोटल करना है, ठीक है। और बहुत सारी डिटेल आप DT वाली फैकल्टी से बात करें, वो थोड़ा सा और आपको डिटेल में क्लैरिफाई कर देगी पैन के बारे में। पैन अलग अलग होता है और पैन के ऊपर जितना भी टर्नओवर है उसको हमें टोटल करना है। बहुत एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलती हूँ, जब आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? 100% लिखते होंगे, ठीक है। तो किसी पैन के ITR में जितनी इनकम आप लिख रहे हैं वही क्या है? उसकी इनकम है, उसकी कमाई है, ठीक है। शिवानी क्लैरिटी, कुछ डाउट है और? यस मैम, क्लियर। ठीक है, या दिव्यांशु पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम इनकम का, मैम पार्टनरशिप में इनकम का मीन्स तो प्रॉफिट हुआ मैम, तो मैम प्रॉफिट तो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैम पार्टनरशिप की तो इनकम ही नहीं हुई, तो मैम उसको पैन कार्ड की फिर मैम कहाँ काम आया मैम उसके? मैम प्रॉफिट तो फिर मैम टैक्स तो डबल टैक्स थोड़ी ना पे करेगी मैम, पहले पार्टनरशिप भी टैक्स पे कर रही है, फिर मैम वो जो प्रॉफिट हुआ मैम वो पार्टनर के पास गया, फिर मैम पार्टनर भी उस पर इनकम टैक्स पे कर रहा है। अच्छा देखो, मुझे एक बहुत सीधी सी बात बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है, आप पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या नहीं करते हो? बहुत सीधी सिंपल बात, करोगे या नहीं करोगे दिव्यांशु? पार्टनरशिप फर्म का ITR फाइल करोगे या नहीं करोगे? मैम करेंगे। करेंगे। तो फिर पार्टनरशिप फर्म के ITR में कौन सी इनकम दिखाओगे? पता ही नहीं मैम उसको इनकम कैसे हुई मैम, वो तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नहीं, दिस इज इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आप फर्दर ऑन उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप फर्दर ऑन उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इनकम पार्टनरशिप फर्म की ही होती है। जब कंपनी कमाती है तो इनकम कंपनी की होती है, ठीक है, वो प्रॉफिट कंपनी का होता है। और एक बात और, मैं यहाँ पे प्रॉफिट शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, प्रॉफिट और टर्नओवर में फर्क होता है ना। प्रॉफिट तो खर्चे घटाने के बाद निकलता है, हम यहाँ पे टर्नओवर की बात कर रहे हैं, केवल टर्नओवर, मतलब P&L के क्रेडिट साइड में जो आप दिखाते हैं दैट इज योर टर्नओवर। मैं नेट प्रॉफिट की बात यहाँ नहीं कर रही, ठीक, टर्नओवर।
फिर मैम उस पे मैम जैसे मैम उसने भी पार्टनरशिप ने मैम टैक्स पे कर दिया, तो मैम फिर उसी इनकम मैम वो प्रॉफिट हुआ मैम, वो जो प्रॉफिट है मैम उसके पार्टनर्स के पास गया, तो मैम पार्टनर्स फिर उस पे दोबारा टैक्स पे करेंगे। ये हम यहाँ पे टैक्स पे करवा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? मैम रजिस्ट्रेशन करवा केवल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। टैक्स कैसे और कब पे होगा वो हम टाइम ऑफ सप्लाई में वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। यहां पर मैं केवल आपको इतनी बात समझा रही हूं कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट से ऊपर हुआ तो अपने कागज पन्ने लेके जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चले जाना, वहां से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं आपके पास। बस इतनी ही बात है यहाँ पे। कैसे कब कितना जीएसटी पे होगा वो आगे आएगा। यहाँ पे केवल हम टैक्सेबल पर्सन बनने की बात कर रहे हैं दिव्यांशु, केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, धीरे धीरे सब चीजें क्लैरिटी होगी। दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ आती है, वो क्वेरी जेन्युइन है, आएगी, बट थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी ये पैन और पार्टनरशिप फर्म और प्रॉफिट और इसकी बात ना आप इनकम टैक्स वाली फैकल्टी से जरूर करिएगा। मतलब यहाँ मैं आपको उतनी क्लैरिटी नहीं दे सकती, बट वहां आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे प्रॉफिट अकाउंट फॉर होता है फिर। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 24 में आता है। छोटा सा ऐसा सेक्शन 24 लिख लो। ठीक है, सेक्शन 24 सीधे शब्दों में कहूं तो सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर तरीके के स्पेसिफाइड कारनामे किए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। आपने नाम सुना है अमेजॉन का? हाँ सुना है, बहुत फेवरेट है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है ना, ये हमारे अंशुल की बहुत बड़ी बर्तनों की दुकान है, सब जानना चाह रहे थे इनकी बहुत फेमस बर्तन की, कपड़ों की कब से हो गई, हमें तो बर्तन की पता है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ इन्हें बर्तन की इनकी दुकान है, लेकिन जिस टेरिटरी में, जिस शहर में ये रहते हैं, जिस जगह पे ये रहते हैं, इनका बिजनेस वहीं पे है। आसपास की जगह से इनके पास लोग आते हैं सामान खरीदने। लेकिन ये क्या चाहते हैं, अभी ये सीए में बन गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं, अपने बिजनेस को हाँ पैन इंडिया एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये चाहते हैं कि राजस्थान से इनके बर्तन कन्याकुमारी में भी बिके। अब ये तो कन्याकुमारी बर्तन लेके नहीं जाएंगे ट्रेन में बैठ के, क्या करेंगे, इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया। इन्होंने बोला मैं अमेजॉन के थ्रू, क्या कर रहे हैं ये, अमेजॉन के थ्रू, यानी ये हमारे हो गए अंशुल, हाँ ये हो गए सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, और इनका सामान खरीदते हैं मिस्टर अन्ना, और अन्ना कहाँ के हैं तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अंशुल ने अपने गुड्स सप्लाई किए मिस्टर अन्ना को थ्रू अमेजॉन, और ये अमेजॉन को टेक्निकल शब्दों में कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर का मीटिंग पॉइंट है। क्या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कोई माल बेचता है? नहीं, माल कौन बेचता है, सप्लायर्स माल बेचते हैं। किसके थ्रू, अमेजॉन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे, हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, मान लीजिए थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर देते हैं, इनके पापा से झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़े के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। इनके पापा से झगड़ा हो गया, बोला मैं अलग दुकान खोलूंगा। अभी तक नेम एंड फेम किसकी थी, पापा की थी। ठीक है, किसकी गुडविल पे लोग दुकान में आते हैं, पापा की गुडविल के पे। इन्होंने दुकान खोल ली, ठीक है, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है बर्तन। फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी ऑनलाइन बेचूंगा, उधर भी बेच रहे, बोले मैं भी मेरे नाम से ऑनलाइन बर्तन बेचूंगा। ठीक है, इनका जो साल का टर्नओवर है ना वो है 10,000 रुपए। कोई नहीं आता दुकान पे, ठीक है, सब पापा की दुकान पे जाते हैं, क्योंकि आज भी पापा क्या, लोग क्या जानते हैं, है ना, वो अंशुल के पापा की दुकान है, वहीं चले जाते हैं। इनका साल का टर्नओवर है 10,000 रुपए। ठीक है, यानी इनके पास एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, ले लिया। इस पैन पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इनका, 10,000 रुपीज। ठीक है,
लिमिट से बहुत नीचे है, क्या इन्हें टर्नओवर बेस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, टर्नओवर बेस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 24 ने कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचेगा, क्या बोला मैंने? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचेगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, आपके टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या कारनामा कर दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेच दिया, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी। लेकिन ये कैसा है? टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कैसा रजिस्ट्रेशन है? ट्रांजैक्शन बेस, ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन। ऐसी और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये एक एग्जांपल जो आप बहुत डेली लाइफ में अमेज़न फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपने क्या ट्रांजैक्शन किया? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचा, इसीलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये चॉइस है आपकी या कंपलसरी है? कंपलसरी है, ठीक है? हाँ, शिवानी, दिव्यांशु, कोई डाउट है इसमें? आज केशव नहीं है क्या क्लास में? क्लियर है मैम? क्लियर है केशव? ओके, यस मैम, क्लियर। चल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। Supply of goods through e-commerce operator, supply of goods through e-commerce operator। और एक नीचे और लाइन लिखिए, turnover is irrelevant here, टर्नओवर इज इररिलेवेंट हियर, यहां पर टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, टर्नओवर इररिलेवेंट है। अगर आप सेक्शन 24 में कवर हो जाते हो तो टर्नओवर इररिलेवेंट है, ठीक? यहां तक कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए, नो मैम। अब हमारा एक रजिस्ट्रेशन जो ऊपर हमने बाइफर्गेशन किया था वो था वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, राइट? हाँ, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन यानी आपको किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप, है ना, बाय हार्ट मोदी जी के फैन है, बोले वो इतनी मेहनत करके जीएसटी लेके आए, मैं कुछ भी नहीं करूं उनके लिए, कुछ नहीं कर सकता, कम से कम जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करा ही लेता हूं, और आप जबरदस्ती कूद पड़े और जाके आपने क्या करवा लिया? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अपनी इच्छा से। टर्नओवर में भी कवर नहीं होते, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी कवर नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो दिस इज कॉल्ड वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है? लिखिए यहां पे, टर्नओवर और transactions nature are irrelevant, कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से या टर्नओवर से है यहां पर। लिखिए, बट वंस रजिस्ट्रेशन इज डन, नहीं, सच पर्सन is
called taxable person। ऐसे व्यक्ति को फिर क्या कहेंगे? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? खरबूजा। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? खरबूजा। रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट shall allot one unique, लिखिए, नंबर that is called GSTIN। क्या कहलाता है? GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज अ 15-digit नंबर, पैन बेस्ड। ये पैन बेस्ड एक 15 डिजिट का नंबर होता है, यानी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में पैन की डिजिट भी आती है, उसके साथ कुछ और नंबर्स भी होते हैं बट पैन की डिजिट भी आती है। इट्स अ पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इट्स अ पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अभय, आप यही कुछ बात पूछ रहे थे क्या उस समय? गुड्स एंड पूछ रहा था। यस मैम, यही बोल रहा था 10 नंबर लास्ट के। हाँ हाँ, इट्स अ 15 डिजिट का नंबर होता है, पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इट्स अ पैन बेस्ड 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जीएसटीआईएन। और ये कैसा है? जिंदगी के साथ भी और बाद भी, मतलब चलता रहता है, अब हमारे साथ ही जाएगा, हमारे साथ ही जाएगा। या देने वाला छीन ले, देने वाला छीन ले मतलब अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर ले, आपने कुछ ऐसे काले कारनामे कर दिए और रजिस्ट्रेशन रिवोक कर ले तो बात और है, अदरवाइज जिंदगी के साथ भी और बाद भी चलता रहेगा आपके साथ। ठीक है, कोई लैप्स, एक सेकंड, इसका नो वैलिडिटी पीरियड, इसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है। ठीक है, इस नॉर्मल केस में वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है। हाँ बोलिए, पूछिए। मैम, किसी की शॉप चल रही है अच्छी और वो चलते चलते बंद हो जाए, उसने जीएसटी नंबर ले रखा हो, तो वो वैलिड आगे चलता रहेगा जीएसटी नंबर, या खत्म हो जाएगा उसी टाइम? शॉप तो भी खराब नहीं, ऐसे खत्म नहीं होता, फिर आपको जाके सरेंडर करना पड़ता है। फिर क्यों जबरदस्ती उस मतलब तकलीफ को कैरी करेंगे? जाके सरेंडर कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, सरेंडर करेंगे। ओके मैम। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति, पिताजी का परमानेंट अकाउंट नंबर बेटे को ट्रांसफर हो जाता है क्या? हो जाता है? नो मैम। श्योर? यस मैम। नो मैम, नहीं होता है ना। पिताजी का परमानेंट अकाउंट नंबर बेटे को ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, चाहे बेटा अच्छा हो या नालायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता। मतलब अगर किसी कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो उसी का है, किसी व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो उसी का है। लिखिए, जीएसटीआईएन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड मैम। एक सेकंड, ये लाइन लिखवा दूं खुशबू, फिर बात आपके डाउट पे आती हूँ। जीएसटीआईएन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, एक से दूसरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, चाहे एचयूएफ का कर्ता हो, चाहे पिताजी का बेटा हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको दिया है उसी का है बस। ठीक है, यही रूल है।